हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों, और ये सभी एग्जाम में काम आने वाला सेशन है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है, कहता है कि किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। मुंबई, कोलकाता, कांडला या विशाखापट्टनम? आंसर कीजिएगा। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी। कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब 1947 में हुआ तो कराची कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। कराची बंदरगाह कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया था। इसी के विकल्प के रूप में भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी में जो है कांडला बंदरगाह का निर्माण किया था। ठीक है, इसीलिए इसे बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। आई होप फैक्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है ना। किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ठीक है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये किस देश के पास है? इटली के पास है। इटली के पास है। ठीक है, और मेडिटेरियन सी में एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, यहाँ से निरंतर आग निकलते रहता है, अग्नि निकलते रहती है। इसके कारण जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है, मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है, मालवा का पठार, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किन पर्वत श्रेणियों के बीच है, अरावली और विंध्याचल के बीच है मालवा का पठार। ठीक है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना होती है। ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई होती है। ठीक है, और रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा स्थित है? तो इसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है। इन सभी बातों को आप याद करके रखिएगा। देखिए 1 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और 1 डिग्री अक्षांश बता चुका हूँ 111 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी की परिधि कितना है? परिधि है 40,075 किलोमीटर। ठीक है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। यदि पृथ्वी की परिधि में अक्षांश रेखाओं की संख्या से भागा दिया जाता है तो कितना आता है? 111.32। इसलिए 1 डिग्री का मान कितना होता है? 111 डिग्री किलोमीटर। ठीक है। अगला कर लीजिए। अगला है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज, रेशम, अंडा या लहसुन? देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ना दोस्तों, प्याज से है। ऑप्शन ए इज द राइट। इसके अलावा झींगा के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा झींगा के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। हरित क्रांति, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। और सबसे कम प्रभाव दलहन पर पड़ा था, है ना। श्वेत क्रांति, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। और नीली क्रांति, यदि आपसे पूछ लिया जाए, नीली क्रांति तो ये मछली पालन से संबंधित है। मछली पालन से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? यहां पर ऑप्शन में है आग्नेय। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, ठीक है, मैग्मा जब ऊपर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। क्लियर है? अवसादी चट्टान, ठीक है, का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से होता है। ठीक है। और कायांतरित चट्टान, है ना, का निर्माण कैसे होता है? तो ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो कायांतरित चट्टान कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई? तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। आप देख सकते हैं आग्नेय चट्टान लावा के ठंडा होने से बनता है, अवसादी आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से बनती है, और रूपांतरित इन दोनों चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? रोहतांग दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपकिल्ला दर्रा? आंसर कीजिएगा।
देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा का नाथुला दर्रा को जो है पार करना पड़ेगा। क्लियर। नाथुला दर्रा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाथुला दर्रा है। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए किस दर्रे का प्रयोग होता था तो लिपू लेक दर्रे का प्रयोग होता था। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, हो गया क्लियर है। चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर या कश्मीर? जम्मू या फिर कश्मीर, आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख जो है वृहद हिमालय में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हिमालय सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी कहलाती है। इसमें 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां होती है। सबसे ऊपर काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ठीक है, इसके बाद हिमालय, बृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय जो कि कई भागों में बटा हुआ है, मध्य हिमालय। ठीक है, और सबसे नीचे लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय ये सभी आप जानते होंगे। ठीक है, तो लद्दाख जो है लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, और यह क्षेत्र समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। यहाँ काफ़ी अधिक ठंडा पाया जाता है। कभी कभी यहाँ का तापमान -30 डिग्री नीचे चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। हो गया क्लियर है। चलिए अगला क्या है? नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा कौन है? तो एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा एवरेस्ट है और दूसरा सबसे ऊंचा गाढ़वी नासिन चोटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम। आइए इसे चित्र से समझते हैं। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो केटू है, यानी गाढ़वी नासिन चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस श्रेणी में स्थित है तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जबकि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई किस पर्वत की है? तो माउंट एवरेस्ट की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। सिक्किम में इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। वही कंचनजंगा की बात कर लिया जाए तो बता चुका हूं सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर और ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लिया जाए अरावली पर्वत श्रृंखला की, ये किस राज्य में है? राजस्थान में, मुख्य रूप से राजस्थान में है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत है तो ये सतपुड़ा पर्वत शिखर है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। राइट दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, देखिएगा कि ये नीलगिरी पर्वत में मिलते हैं।
यदि आपसे पूछ ले कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। क्लियर। यहाँ सैंडल पिक, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो सैंडल पिक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। किस अंडमान में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, उत्तराखंड, असम या मिजोरम। किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों माजुली द्वीप असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में। ठीक है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। किस नदी के बीच स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। माजुली को पहला नदी द्वीप जिला भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है सर क्रिक कहाँ स्थित है, सर क्रिक। तो सर क्रिक गुजरात के पास है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुजरात के पास भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, आपका यहां पर दिखाई दे रहा होगा सर क्रिक। सर क्रिक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये नदी है, कैसी नदी है, तो ये ज्वारीय नदी है। और ये नदी कहाँ पर गिरती है, तो अरेबियन सी में गिरती है। राइट। कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 96 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है, तो ये 96 किलोमीटर लंबा है। देखिए, भारत का मानना है दोस्तों कि इसकी पूर्वी किनारा जो है भारत से होकर गुजरता है, जिसे पूरा सर क्रिक जो है भारत का हिस्सा माना जाता है। जबकि वहीं पर पाकिस्तान का दावा है कि ये सीमा मध्य जलधारा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मध्य जलधारा से गुजरती है, जिससे ये सीमा जो है सर क्रिक पाकिस्तान में आता है। ये पाकिस्तान का मानना है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है केरल के तट को क्या कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहा जाता है। केरल का समुद्री तट क्या कहलाता है, मालाबार तट। ठीक है, क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, और ये किससे लगा हुआ है, अरब सागर से लगा हुआ है। अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण तट, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट कहा जाता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक यह फैला हुआ है कोंकण तट। राइट। चलिए अगला क्या है, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था, तो टेथिस सागर स्थित था। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व में आने से पहले, ठीक है, यहाँ क्या कौन सा सागर था, टेथिस सागर था। देखिए, जब यूरेशियन प्लेट, यह किसके बीच था, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच स्थित था। ठीक है, कौन स्थित था, ये टेथिस सागर। ठीक है, जब भारतीय प्लेट जो है उत्तर की ओर खिसकती हुई यूरोपियन प्लेट से टकराती है, तो टेथिस सागर में जो तलछट होती है वो ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्लियर? देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व की यहाँ पर बात कर लिया जाए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है। इसे यूनेस्को ने, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। क्लियर? और ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ ये रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, राइट। चलिए अगला क्या है दोस्तों? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। आइए इसकी अवस्थिति देखते हैं। ये रहा केरल। केरल की राजधानी कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, केरल के पूरब में स्थित है। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।